हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। आईएमएफ इसको कहते हैं और यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको पॉपुलरली ब्रेटन वुड्स के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से, जो कि हुई थी 1944 में इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर को रेगुलेट करने के लिए। किसके बाद? वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। देखिए, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कुछ ऐसी स्थितियां आ गई थी कि जो इंटरनेशनली मॉनेटरी और फाइनेंशियल ऑर्डर था वो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो गई थी उसमें। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि जो जिन कंट्रीज़ को नीड है मनी की, उनको वो नीड प्रोवाइड किए जा सके, तो वहाँ पर किसका जन्म हुआ आईएमएफ का और डब्ल्यूटीओ का। तो डब्ल्यूटीओ से पहले आईबीआरडी आया था। तो ये इस कॉन्फ्रेंस से दो इंस्टीट्यूशन पैदा हुए, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, जो जितनी भी मॉनेटरी स्टेबिलिटी होती है ग्लोबल लेवल पर उसको फोस्टर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आईएमएफ आया। और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी आया, कि जो पोस्ट वार के बाद जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होना है, जो उनको रिकंस्ट्रक्शन करने का काम था, उसको स्पीड देने के लिए आया आईबीआरडी। यानी कि किस तरीके से वो सब चीज़ को रिकवर किया जाए। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है? फंड प्रोवाइड करता है। और जो आपका वर्ल्ड बैंक होता है, यानी कि आईबीआरडी, तो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है आपका रिकंस्ट्रक्शन वर्क। तो चलिए जानते हैं हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में अब डिटेल में। तो इसका जो क्राइटेरिया है और डिस्क्रिप्शन, देखिए दोनों चीज़। हेडक्वार्टर्स है इसका आईएमएफ का वॉशिंगटन डीसी में, और आईएमएफ के जो मेंबर्स हैं वो हैं 190 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। और जो कोई भी नेशन स्टेट है, जो चाहे यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है या नहीं है, लेकिन वो आईएमएफ का मेंबर बन सकता है। इसमें कोटा सिस्टम होते हैं, यानी कि कुछ कंट्रीज इसमें अपना जो फंड है, अपनी तरफ से कुछ सहयोग है वो करती है इसमें कंट्रीब्यूट। तो कुछ मेंबर्स को, ईच मेंबर को कुछ कोटाज भी रखना होता है इसमें एसडीआर की फॉर्म में। तो कोटा फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज ऑफ जीडीपी। जितना भी जीडीपी का है एवरेज, उसका 50% इसमें कोटा रखना होता है। ओपननेस होती है इसमें 30%, यानी कि आपको इकोनॉमी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, इकोनॉमी में कोई भी उतार चढ़ाव आता है तो उसके बारे में वो 15% रखा होता है उससे रिलेटेड। और इंटरनेशनल रिजर्व होता है इसमें 5%। तो इस तरीके से कोटा होता है, यानी कि जितनी भी कंट्रीज की जीडीपी है उनका 50%। और इस तरीके से इसके बाद रोल क्या है कोटा का? तो देखिए, मेंबर्स रिसोर्सेज कंट्रीब्यूशन। ये मेंबर के जो रिसोर्सेज होते हैं मेंबर कंट्रीज के, उनको कंट्रीब्यूट करने में काम आता है, उनको कभी देने के। वोटिंग पावर इससे डिसाइड होती है कि किस कंट्री को कितनी वोटिंग पावर मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द कोटा। और एक्सेस मिलती है फाइनेंसिंग को, और शेयर होता है एसडीआर एलोकेशन में। तो जो मेंबर कोटा है वो रिव्यू भी किया जाता है आईएमएफ के द्वारा हर 5 साल में। इंडिया 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री है, यानी कि 2.75% जो इंडिया है वो इसमें कोटा रखती है अपना। इसके बाद है स्पेशल ड्राइंग राइट, एसडीआर। तो एसडीआर क्या होते हैं? देखिए, इंटरनेशनल रिजर्व असेट, ये क्रिएट किया गया था 1961 में टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व्स, की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट करने के काम आए, उनको हेल्प देने के काम आए मॉनेटरी फॉर्म में। नाइदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन द आईएमएफ, बट इट इज़ ए पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर्स। कोई भी देखिए करेंसी या कोई भी क्लेम आईएमएफ पर नहीं हो सकता, सिर्फ एक पोटेंशियल क्लेम होता है कि जो भी फ्री यूजेबल करेंसीज हैं आईएमएफ मेंबर की वो यूज़ की जा सकती हैं। जो वैल्यू होता है एसडीआर का वो डेली ही सेट किया जाता है और बाय द आईएमएफ ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी इंक्लूडेड इन द एसडीआर बास्केट में, कि एसडीआर बास्केट में कितनी करेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू एसडीआर की सेट की जाती है। जैसे यूएस डॉलर ज़्यादा हैं, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग एंड चाइनीज रेनमिनबी। 2016 में ये ऐड हुई थी। जो वैल्यूशन बास्केट होती है वो रिव्यू होती है और एडजस्ट होती है आफ्टर 5 ईयर्स, और सर्व होती करती है एज द यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द आईएमएफ एंड सम अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये जैसे बैंकों का होता है ना कि एसडीआर कोटा की इतना रखना ही होता है, तो यही आईएमएफ के पास दूसरी कंट्रीज की करेंसी के फॉर्म में होता है एसडीआर। इसके बाद देखेंगे कि जो आईएमएफ है उसका फंक्शन क्या है। आईएमएफ प्रोवाइड करता है, देखिए, फाइनेंशियल असेट्स असिस्टेंस अपनी मेंबर कंट्रीज़ को। कोई भी बीओपी प्रॉब्लम से, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आई हुई है,
कोई भी मनी को लैंडिंग करना है फॉरेक्स रिजर्व को रिप्लेनिश करने के लिए, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने के लिए या करेंसी को स्टेबलाइज करना है, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जैसे श्रीलंका को करती है, पाकिस्तान को की थी, इंडिया को भी ज़रूरत पड़ी थी तो इंडिया ने भी इससे फाइनेंशियल हेल्प ली थी और साथ के साथ कंट्रीज फाइनेंशियल हेल्प देती भी हैं। सर्विलेंस, तो सर्विलेंस का मतलब कि किस कंट्री में कैसी पॉलिसीज़ बन रही हैं इकोनॉमिक, कैसी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं जिससे कि क्राइसिस आ सकते हैं, तो ये सर्विलेंस भी उसका करती है। और कैपेसिटी डेवलपमेंट यानी कि टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है सेंट्रल बैंक को, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज और टैक्स अथॉरिटी को, ताकि उनकी जो कैपेसिटी है मनी को होल्ड करने की या फॉरेक्स रिजर्व को, तो वो आपकी डेवलप हो। इसके बाद लैंडिंग प्रोवाइड करती है। डेवलपमेंट बैंकों की तरह नहीं, आईएमएफ एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि ये वेरियस टाइप्स ऑफ लोन देती है दैट आर टेलर्ड टू कंट्रीज डिफरेंट नीड्स एंड स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस। कंट्रीज की डिफरेंट नीड्स और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो होती हैं टू टाइप्स की। फर्स्ट इज नॉन कंसेशनल लैंडिंग, सेकेंड इज कंसेशनल लैंडिंग। देखिए जो नॉन कंसेशनल लैंडिंग है यानी कि मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट्स, ये स्टैंड बाई अरेंजमेंट्स के रूप में होती हैं, यानी कि इसमें कंसेशन नहीं दिया जाता इन लैंडिंग में, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी दी जाती है, इसमें रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं और फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन दी जाती है। कंसेशनल लैंडिंग में क्या होता है कि जीरो इंटरेस्ट रेट होते हैं, स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू। इसके बाद है रिजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि लॉन्च हुई थी 2022 में। और ये क्या प्रोवाइड करती है, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग उन कंट्रीज़ को जो फोकस करती हैं अपने स्ट्रक्चरल चैलेंज पर, अपने क्लाइमेट चेंज या कोई पेंडेमिक उनमें आया हुआ है तो आरएसएफ दिया जाता है, यानी कि रिजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटीज़। इसके बाद सोर्सेज क्या हैं, देखिए आईएमएफ की फाइनेंसिंग के, तो सबसे पहले तो कोटा सब्सक्रिप्शन है भाई, जो भी लोग यानी कि 190 मेंबर्स जो आईएमएफ के मेंबर्स हैं वो कोटा तो रखते ही हैं, अपना कोटा प्रदान करते हैं। देखो आईएमएफ को तो आईएमएफ के पास एक फंडिंग होती है, तो ये प्राइमरी सोर्स होता है आईएमएफ फंडिंग का। और इसके बाद दो बोरोइंग अरेंजमेंट्स भी होते हैं, फर्स्ट इज गैव, सेकंड इज नैव। गैव इज इक्वल टू जनरल असाइनमेंट्स, जनरल अरेंजमेंट्स टू बोरोवर्स, बोरोवर्स के लिए कुछ जनरल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और कुछ न्यू अरेंजमेंट्स किए जाते हैं बोरोवर के लिए। तो ये है सोर्सेज आईएमएफ की फाइनेंसिंग के। इसके बाद रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाइनोल पब्लिकेशन, ये रिपोर्ट देती है हर बाइनोल मतलब साल में 2 बार। इसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देती है, ये भी पब्लिश करती है साल में 2 बार। और इसके बाद फिस्कल मॉनिटरी बाइनोल पब्लिकेशन। और इसके बाद देखिए इंडिया और आईएमएफ का क्या रिश्ता है। इंडिया एक फाउंडर मेंबर है आईएमएफ का, यानी कि जब आईएमएफ का ईजाद हुआ था, आईएमएफ जब बना था तो इंडिया उसका फाउंडर मेंबर था। फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं इसके एक्स ऑफिसो गवर्नर हैं और आरबीआई गवर्नर जो है इसके ऑल्टरनेट गवर्नर हैं ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द आईएमएफ, यानी कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जो इंडिया आईएमएफ बोरोवर बना था 1966 में, 1981 में और 1991 में, और एक क्रेडिटर बना था 2011 में ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि इंडिया ने क्रेडिट भी दिया था। बहुत अच्छी बात है। चलिए ये है आईएमएफ के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिए ये। और यह है चैप्टर नंबर 12 से ही, जो कि है WTO एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।